नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। जिस बात की आशंका थी वह सही साबित हुई। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध के चलते दुनिया के ताकतवर देश लगभग दो खेमों में बटे नजर आ रहे हैं। एक तरफ ताकतवर रूस है तो दूसरी तरफ यूक्रेन के समर्थन में अमेरिका और दूसरे यूरोपीय देश खड़े हैं। खास बात यह है कि अमेरिका सहित यूरोपीय देशों ने रूस पर कई तरह के आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए हैं, लेकिन इसके बावजूद रूस ने यूक्रेन पर हमला कर अपने इरादे साफ कर दिए। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का जो माहौल है उसे लेकर पूरी दुनिया में चिंता है, सहमी हुई है दुनिया, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के बाद ऐसे हालात पहली बार बन रहे हैं जब दुनिया के ताकतवर देश प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आमने सामने खड़े हैं। इस बीच भारत ने वैश्विक शांति के लिए सभी पक्षों से तत्काल तनाव कम करने और संवाद के जरिए समस्या का समाधान करने की अपील की है। दरअसल इस युद्ध के चलते कई सवाल उठ रहे हैं। मसलन, क्या होगा इस युद्ध का अंजाम? क्या दुनिया के ताकतवर देश तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं? इस युद्ध का दुनिया पर क्या होगा असर? मुद्दा आपका में इन्हीं सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल त्रिगुणानाथ जी हमारे साथ हैं, जो पूर्व राजदूत हैं। उनसे हम बात करेंगे और जो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति बन रही है उसको समझने की कोशिश करेंगे। प्रोफेसर श्रीराम चौलिया जी हमारे साथ हैं, जो डीन है जिंदल स्कूल ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स के। उनसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि भारत के नजरिए से जो कुछ हो रहा है यूक्रेन और रूस में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसके क्या असर होने वाले हैं। साथ ही सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सुधीर शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो रक्षा मामलों के जानकार हैं, विशेषज्ञ हैं। उनसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो युद्ध है उसके क्या असर हो सकते हैं, इसके क्या पहलू हैं, उन्हें भी हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूँगा कि ये क्या मुद्दा है। अनिल जी, अगर हम बात इस युद्ध की करें, जो रूस और यूक्रेन का संकट है, इसकी बात हम करें, तो सबसे पहला सवाल मेरा यह है आपसे कि आखिर रूस ने हमले की इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई? क्या वजह है इस बार? रूस ने कोई जल्दी नहीं दिखाई है जी। रूस पिछले 2014 के बाद से, या बल्कि 1997 से कहें जब से बर्लिन वॉल गिरी, या 1991 से कहें जब आपका सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ, तब से रूस इस बात की चेष्टा करता रहा है कि जो नेटो है वो उसके बॉर्डर्स तक ना आए, क्योंकि नेटो उसको एक स्ट्रेटेजिक राइवल के तरह देखता आया है हमेशा से। तो उनकी कोशिश हमेशा से रही। उसके बाद भी जनवरी में जब ये बातें हो रही थी पुतिन और बाइडेन के बीच में, तब भी उन्होंने ये बात कही कि अगर हमारी सिक्योरिटी गारंटीज हैं उसकी तरफ देखा जाए, नेटो का एक्सपेंशन आगे उनकी तरफ ना हो। अब वो मॉरली करेक्ट है नहीं है, ये बात दूसरी है, उसका अलग चीज है, लेकिन उन्होंने हमेशा से कहा कि अगर ये नहीं होगा तो हमें कोई मिलिट्री टेक्निकल ढंग ढूंढना पड़ेगा इस चीज का सोल्यूशन। तो वो डे वन से ये बात कह रहे हैं। अच्छा, उनका कहना अलग रही है। दूसरी चीज देखिए, अमेरिका और ये सब कह रहे हैं कि पुतिन तैयार है। उन्होंने डेट्स भी दे दिया उनके इन्वेजन का, हर दूसरे दिन एक नया डेट आता था। तो ये तो सबको पता था, लेकिन क्यों गया है रशिया वहां पर? देखिए, जो जॉर्जिया के टाइम पे हुआ 2008 में, एग्जैक्टली सेम प्लेबुक इस वक्त भी हुई है। वहां पे भी उन्होंने दो ब्रेक अवे रिपब्लिक्स को, साउथ ओसेटिया और खाजिया को उन्होंने किया। और जॉर्जिया में जिस तरह से अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज ने शुरुआत की थी, एग्जैक्टली वही यहाँ पिछले एक साल से यूक्रेन में हो रही है। तो रूस को बेसिकली लगा कि हमको कॉर्नर कर रहे हैं ये लोग। और इस वक्त चूंकि नेटो और रशिया एक काउंसिल होती थी जो बनाई गई थी सिक्योरिटी कंसर्न्स के लिए, वो मिली नहीं है 2014 से। पुतिन की कोई बात सुन नहीं रहा, कोई मान नहीं रहा था। तो उसको लगा कि मैं अपना ये जो फौजी बल है, सैन्य बल है, इसकी तरफ से दिखाऊं, बताऊं तो शायद बात होगी, मानेंगे। लेकिन तब भी नहीं माने। उसके बाद में जैसा कि उन्होंने अपना किया कि दो जो रिपब्लिक्स हैं, दोनेत्स्क और लुगान्स्क को, उनको उन्होंने डिक्लेयर कर दिया इंडिपेंडेंट। अब उनके जरिए ये सब एक प्लेबुक है, उसके जरिए उन्होंने कहा कि साहब हमें रशियन फोर्सेस की जरूरत है, क्योंकि यूक्रेनियन फोर्सेस ने अटैक शुरू कर दिया उनके ऊपर। आखिरकार है तो उनका हिस्सा, तो उन्होंने उसको अपना कब्जा करने की कोशिश की। तो एक सिचुएशन क्रिएट कर दी गई है कि वहां पे रशिया को भी एक तरह का, मैं कहूँगा, प्रोटेक्ट मिल गया अंदर जाने के लिए। और लेकिन हमारा मानना तो कम से कम ये था कि शायद है कि डॉनबास रीजन के आगे पुतिन नहीं जाएंगे, ना जाएं, क्योंकि यही एक भले की बात है। क्योंकि अगर बहुत ज्यादा एस्केलेशन हो जाता है ऑल ओवर यूक्रेन, तो ना वो पुतिन के लिए अच्छा है, रशिया के लिए,
यूक्रेन तो डिस्ट्रॉय हो ही जाएगा उसमें। ना यूरोप के लिए, ना दुनिया भर के लिए, किसी के लिए भी इसमें भलाई नहीं है इस युद्ध की। जी, जाहिर सी बात है अनिल जी, जो यूक्रेन और रूस का मसला है, पुराना मसला है, लेकिन मैंने सवाल इसलिए उठाया जल्दबाजी का क्योंकि दुनिया के तमाम देश इस कोशिश में थे कि दुनिया की शांति भंग ना हो, दुनिया में जो मानवीय पहलू हैं उनका सुरक्षा संरक्षण कैसे हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए तमाम फैसले लिए जाएं, समस्या का समाधान संवाद के जरिए निकाला जाए। लेकिन प्रोफेसर श्रीराम जी, मैं आपसे भी एक बात समझना चाहता हूं कि यूक्रेन क्यों चाहता है नाटो देशों में शामिल होना, इसके पीछे क्या वजह है? मनोज जी, देखिए, यूक्रेन छोटा देश है और सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था, और ऐतिहासिक आप दृष्टि से देखें तो रूस जो है उसका दबदबा रहता था यूक्रेन पर। तो यूक्रेन नेटो की तरफ उसने इशारा किया है और कई वर्षों से चाह रहा था। हालांकि उसने बहुत ज्यादा कोशिश भी नहीं की, लेकिन एक उम्मीदवार तो था नेटो के लिए। और इसका कारण यही था कि रूस को काउंटर बैलेंस, उसका जो प्रतिभार, रूस का प्रतिभार कैसे करें यूक्रेन एक छोटा देश होते हुए, तो उस अपने बलबूते तो वो रूस को डिटर नहीं कर सकता है। जो आप अभी हम देख भी रहे हैं कि रूस कितनी आसानी से घुस गए हैं काफी अंदर तक उसकी सेनाएं। तो प्रतिभार के लिए वो चाह रहे थे कि कोई गारंटी मिले उनको नेटो की तरफ से। और दूसरी चीज ये है कि यूक्रेन की जो राजनीति है वो पश्चिमी देशों की, पश्चिमी यूरोप के देशों के प्रति उनके अनुकूल थी, और एक लोकतांत्रिक डायरेक्शन में जाना चाह रही थी। और इसमें नेटो का योगदान रहता है। नेटो की सदस्यता के लिए एक कंडीशन होता है, वो ये शर्त होती है कि सिर्फ जो लोकतांत्रिक व्यवस्था हो वही उसके मेंबर बन सकते हैं। तो इन सब कारणों से यूक्रेन के जो पिछले 20 वर्षों, जब से आजाद हुआ है सोवियत संघ से 1991 से, तो कोशिशों में लगी रही है कि किस तरह अपने आप को बचा सके एक अधिक शक्तिशाली देश के विरुद्ध, और दूसरा अपनी जो सुरक्षा है उसके लिए इंतजामात करे। तो यूरोपीय संघ हो या नेटो हो, इन सब के जरिए वो चाह रहा है यूक्रेन की किसी तरह अन्य अपने जो मित्र देश हैं उन सबको इकट्ठा करें और उसकी रक्षा के लिए खड़ा करें रूस के सामने। तो ये कारण है, इसलिए नेटो की तरफ झुकाव रहा है। हालांकि नेटो की सदस्यता में काफी देरी है, और यूक्रेन के जो अंदर के जो रिफॉर्म्स जो कहते हैं, जो प्रशासनिक सुधार वगैरह, वो सब नहीं हुए हैं, और किसी भी मायने से यूक्रेन को जल्दी से पहुंचने वाला नहीं है नेटो में। काफी समय है, लेकिन पुतिन का अंदेशा था कि शायद ये जल्दी ना कर डाले, और इसीलिए एक तरह से एक प्रीएम्प्टिव जो कहते हैं कि उनके नेटो सदस्यता से पहले ही उन्होंने एक तरह से वार कर दिया। जी, सुधीर जी, युद्ध शुरू हो गया है, रूस काफी अंदर तक यूक्रेन में घुस चुका है। क्या होगा इस युद्ध का अंजाम? क्योंकि रूस की जो ताकत है, रूस की जो सैन्य शक्ति है, उसको पूरी दुनिया जानती है, और यूक्रेन उसके सामने कुछ भी नहीं है। आप कैसे देखते हैं? देखिए, अगर इसको मिलिट्री की तरफ से देखूं तो मेरे विचार से ये एक तरह का ओपनिंग सालो है। अभी रशिया ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल बिल्कुल से नहीं किया है। अगर आपका कहना कि बीच यूक्रेन के अंदर घुस गया है, तो मैं इस बात से आपसे सहमत नहीं हूं। अभी तक रशिया ने, जो मेरे को खबर मिल रही है, सिर्फ डॉनबास रीजन के अंदर कुछ कार्रवाई शुरू करी है। अगर वो चाहता यूक्रेन के अंदर घुसना, तो अभी 24 घंटे के अंदर तो वो पार करके डॉनबास के कहीं पहुंच जाते, इतनी उनकी शक्ति है। मेरे ख्याल से वो एक तरह का, अभी भी एक तरह का मैसेजिंग कर रहे हैं, और मैं अम्बेसडर से शामिल हूं कि वो डॉनबास रीजन को पार करना नहीं चाहते। अगर चाहते होते तो अभी तक उनकी फौज पूरी अंदर तक घुस चुकी होती। जो खबर आई है, इसको स्टैंड ऑफ अटैक कहते हैं। कुछ मिसाइल्स डाल के उन्होंने एयरपोर्ट्स को हमला किया है, कुछ मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को उन्होंने रिमूव किया है, और खास तौर पर बोला है मैं स्पेशल ऑपरेशन करना चाहता हूं इस रीजन के अंदर, मतलब कि एक छोटे दौर के ऊपर रीजन करना चाहता हूं, ताकि इनको पता चले कि मैं सीरियस हूं। सीरियसनेस ऑफ इंटेंट जो है वो पुतिन साहब दिखा रहे हैं अपनी आर्म दिखा के, कि ये मेरा पहला मूव है, मैं अंदर घुस के आपको मार सकता हूं, अभी भी आप सीधे हो जाइए, डिक्लेयर करिए कि यूक्रेन कभी भी नेटो का मेंबर नहीं बनेगा। ये उनकी पहली डिमांड है कि आप एक बार ओपनली कह दें कि कभी भी यूक्रेन उसका मेंबर नहीं बनेगा, तो मैं रुक सकता हूं। और खासतौर पर ये जो रिपब्लिक्स हैं, ये तो हमारे शुरू से रहे हैं, ये हमारे रहेंगे। इनको बहुत दिनों से आप लोग तंग कर रहे थे, उनकी मिलिशिया, मैं इनकी तो सपोर्ट करूंगा। तो मेरा मानना यह है कि ताकत के हिसाब से यूक्रेन को वो बहुत ही जल्दी
खत्म कर सकते हैं, एकदम से उनको कवर कर सकते हैं, पर शायद वो करना नहीं चाहेंगे क्योंकि उसके जो परिणाम है मेरे ख्याल से रशिया भी उसके बारे में समझता है। तो एक तरह की ब्रिंकमैनशिप चल रही है और वो तो उन्होंने दिखा दिया है कि मैं जो कहता हूं मैं कर सकता हूं। तो एक तरह का उन्होंने अब दी एंटे किया है, विदेशी देशों को, अमेरिका को बोला है अभी आप बताइए क्या चाहते हैं, क्या आप अभी भी रुकना चाहते हैं कि मैं और आगे आऊं। इस तरह की ये गेम चल रही है, कोई नहीं कह सकता कि आगे क्या होने वाला है। मेरे को लगता है कि पुतिन एक बड़े मंझे हुए खिलाड़ी हैं, वो धीरे धीरे अपनी ताकत दिखाएंगे और अपनी तलवार निकाल के बैठे हैं और कोई आगे बात बढ़ी तो आगे बढ़ेंगे। उन्होंने ये भी वार्निंग दी है कि कोई भी देश इसके अंदर इंटरवीन करेगा उसके साथ बहुत ही बुरे परिणाम होंगे, जिसका मतलब है कि उनको बहुत बुरी अटैक करेंगे। तो एक तरह की बहुत ही नाजुक स्थिति है। मैं इसके ऊपर यही कह सकता हूं कि अभी तक रशिया ने अपनी पूरी ताकत, अपना युद्ध इस्तेमाल नहीं किया है। बिल्कुल थोड़ा सा दिखाया उन्होंने अपना हाथ और बता के रखा है कि मेरे पास ये हथियार पड़े हैं, आप बढ़िए बात को। तो इसका समाधान करने के लिए मेरे ख्याल कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा दुनिया को, और रशिया को थोड़ा सेटिस्फेक्शन करनी पड़ेगी, उनको कुछ देना पड़ेगा इस युद्ध को रोकने के लिए कि उन्हें अपना दाव लगा दिया। जी, जाहिर सी बात है, जब युद्ध शुरू होता है तो एक तरह से मीडिया वॉर भी लड़ी जाती है। दोनों तरफ से दावे भी किए जाते हैं, जैसा रूस की तरफ से भी दावे किए जा रहे हैं कि उसने कहां-कहां घुसपैठ कर ली है, उसकी आर्मी कहां-कहां पहुंच चुकी है। यूक्रेन भी दावा कर रहा है कि उसने रूस के जो फाइटर विमान हैं उनको कितने मार गिराया है, उसके भी कितने सैनिक मारे गए हैं। जाहिर तौर पे ये भी एक युद्ध के अपने अपने पक्ष होते हैं, अपनी अपनी एक कूटनीतिक चालें होती हैं मीडिया की दृष्टि से भी। लेकिन अनिल जी, अगर मैं आपसे एक बात समझना चाहूं, युद्ध शुरू हो गया, रूस ने अपनी ताकत दिखा दी, पुतिन जी के तेवरों से दुनिया सहमी हुई है, चिंतित है। अमेरिका का और यूरोपीय देशों का अगला कदम अब क्या होगा? प्रतिबंध लगा दिए, रूस तो माना नहीं। देखिए, अभी जो है जहां तक लग रहा है वो ये है कि और भी प्रतिबंध लगाते जाएंगे। और वो चूंकि देखिए यूक्रेन नेटो कंट्री नहीं है, तो लीगली नेटो के जो है या यूरोपियन कंट्रीज इन्वॉल्व नहीं हो सकते उसमें डायरेक्टली, लेकिन हो सकता है थोड़ा सपोर्ट वगैरह और पहुंचाएंगे। लेकिन जब पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हैं कि अगर अमेरिका ये कहता है कि रूस अटैक करने वाला है, रूस अटैक करेगा उसके ऊपर, इस तारीख को करेगा, तो इस बीच में आपने क्या किया उसको, यूक्रेन को बचाने के लिए? हम तो कुछ नहीं दिखाया सब, बल्कि उनके और जो वहां पे एक्सपर्ट्स उनको सिखाते थे वो सब बाहर जाकर के दूसरे मुल्कों में बैठ गए, यूरोप वगैरह में जाके कहीं। और तो लग ये रहा है कि एक तरफ से तो वो अपना और पुतिन जो है वो तो वॉर ड्रिल 1 महीने से कर रहे हैं वहां पे, 1,90,000 की सेना वहां पे उन्होंने इकट्ठी कर दी अपनी। तो मेरा मानना ये है कि अब वो इसके बाद, देखिए कोई लड़ाई होती है उससे पहले डिप्लोमेसी होती है, लड़ाई के बाद डिप्लोमेसी होती है। तो अभी जब पुतिन का लिमिटेड ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाएगा तो उसके बाद आप देखेंगे कि बातचीत का कोई ना कोई जरिया निकलेगा। यूरोप सफर करेगा बुरी तरह से, उसमें सबसे ज्यादा सफर यूरोप का होगा, जिससे एक ट्रांस अटलांटिक अलायंस जो है, उनकी इकोनॉमीज ऑलरेडी बड़ी खराब कंडीशन में है, तो और ट्रांस अटलांटिक अलायंस के अंदर रिफ्ट आएगी। आज की डेट में बार बार जो पुतिन और बाइडन और वो सब कहते हैं कि हम सब एक हैं एक हैं, तो ये सारी चीजें बाद में अफेक्ट करेंगी इस चीज के ऊपर। लेकिन एक बात यह है कि देखिए, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में मॉरलिटी और ये सारी चीजें एक तरफ और रियल पॉलिटिक्स एक तरफ, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये हम देखते आ रहे हैं। अमेरिका ने जहां मनाया वहां पे जाकर अटैक कर दिया, यूनिलैटरल इन्वेजन कर दिए। तो नाम मल्टीलैटरलिज्म का भले ही एक टॉकिंग पॉइंट है, बट एक्चुअली जो सुपर पावर्स हैं वो एक यूनिलैटरल वे में काम करती हैं, और उसी तरह इवेंचुअली आकर के आपस में बैठेंगे। वो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल हो या दूसरी, सब बिल्कुल फेल होता है इसी समय में जब P5 मेंबर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो अभी अगर एक तरह से डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में अगर नेटो के नहीं आते, देखिए यूक्रेन के चारों तरफ 4 ऐसे मुल्क हैं जो नेटो मेंबर्स हैं। अगर यूक्रेन को कवर कर ले, मान लीजिए 1%, रशिया चाहे कि पूरा कंट्रोल कर ले, और उसके बाद में वो कॉन्फ्लिक्ट में अगर आते हैं नेटो कंट्री के, तो फिर सारे नेटो कंट्रीज मिलकर के लड़ाई कर सकते हैं। उस सिचुएशन में हम एक थर्ड वर्ल्ड वॉर देखेंगे। लेकिन मेरा मानना यह है कि अभी फॉर द टाइम बीइंग ऐसा लगता है कि कुछ दिनों के अंदर कुछ पहल होगी सब तरफ से। चीन ऑलरेडी कोशिश कर रहा है कि सबको बात करनी चाहिए, और यूरोपियन कंट्रीज भी धीरे धीरे, मेरे को लगता है स्पेशली जर्मनी और फ्रांस, दोनों फिर से कोशिश करेंगे कि बातचीत हो और किसी तरह का कोई हल निकाला जा सके। जी, प्रोफेसर श्रीराम जी, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा ये बात। जापान ने प्रतिबंध लगाया, जर्मनी ने प्रतिबंध रूस पे लगाया, अमेरिका ने लगाया, ब्रिटेन ने लगाए, और ब्रिटेन के जो तेवर हैं वो भी काफी तीखे देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद रूस का ना रुकना, अब अगला कदम यूरोपियन देशों का क्या होगा, क्या हो सकता है, कैसे थमेगा ये युद्ध?
देखिए, सबसे पहले तो यूरोपीय संघ को एकजुट होकर रहना होगा, क्योंकि उनके अंदर काफी मतभेद हैं। रूस से निपटने कैसे निपटा जाए, इस पर मतभेद हैं। जैसे जर्मनी खुद, हालांकि अभी तो देखिए बहुत ही जैसे प्रलय जैसी हालात हो गई हैं, इसलिए उन्होंने अभी प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। और नॉर्ड स्ट्रीम जो पाइपलाइन थी गैस की, उसको इन्होंने फिलहाल के लिए रोक डाला है, जो रूस से आती थी जर्मनी तक। तो लेकिन फिर भी जर्मनी एक तरह से एक थोड़ा सा नरम रवैया ही अपनाता रहा है रूस की तरफ, जबकि फ्रांस थोड़ा ज्यादा कठोर होना चाहता था। और ब्रिटेन तो खैर अभी ईयू से बाहर निकल गया है, लेकिन वो अमेरिका के करीब रहना चाहता है और अमेरिका के साथ मिलकर एक साझा उसकी हमेशा रणनीति रहती है। तो कड़ाई तो देखिए दिखा रहे हैं ये लोग, लेकिन शक्ति दिखा रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी उसको बहुत ज्यादा प्रभाव पुतिन पर पड़ेगा, क्योंकि रूस के जो फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व्स कहते हैं हम, तो वो उन्होंने काफी जमा कर लिए हैं पिछले कुछ सालों में। और अभी तेल की कीमत भी लगभग $100 बिलियन पर बैरल जा रही है। तो इस हालात में थोड़ा बहुत रूस के पास कुशन है कि जो बदले में जो कार्रवाई करेंगे पश्चिमी देश, उसको किसी तरह वो एब्जॉर्ब कर जाएं। लेकिन जैसे अनिल जी कह रहे थे, ये मीडियम टू लॉन्गर टर्म में सस्टेनेबल नहीं है रूस के लिए। ये क्योंकि रूस एक छोटा ही क्या कहते हैं कि मध्यम साइज का एक इकोनॉमी है, उसकी अर्थव्यवस्था कोई बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है। वो जमाना नहीं रहा जो शीत युद्ध का, जब वो एक महाशक्ति था। अभी भी मिलिट्री तौर पर है, लेकिन आर्थिक तौर पर रूस इतना मजबूत भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि महीनों सालों तक ये रूस की एक प्रथा है कि फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट्स कहते हैं इनको, कि एक बार थोड़ा सा जंग छेड़ दिया, फिर वहां पे अनिश्चितता बनी रहे और उसके आधार पर वो पश्चिमी देशों के साथ सौदेबाजी करेगा। और इसी तरह इसका कोई फौरन हल तो नहीं निकलेगा, लेकिन वापसी भी करेंगे मुझे लगता है रशिया की फौज। और फिर वहां पर वो कह रहे हैं कि पीस कीपिंग के लिए गए हैं। मतलब ये जो डोनेट्स्क और लुहांस्क जो प्रांत हैं, जिन्हें इन्होंने अभी आजाद घोषित कर दिया रूस ने, वो कह रहे हैं कि उनके न्योते पर हम गए हैं। तो एक तरह से ये जो अगर आप इस तरह का एक दृश्य दिखाना चाहते हैं कि वो आजाद हैं, तो फिर ये रूस की सेना वहां पर पूरी तरह से कंप्लीटली ऑक्यूपाई नहीं कर सकती है। तो मेरे ख्याल से उनका इशारा हमेशा अमेरिका की तरफ है। रूस चाहते हैं कि अमेरिका से कोई डील हो। तो वो चाहेंगे कि देखिए, अमेरिका ने पोलैंड, बाल्टिक रिपब्लिक्स, रोमानिया, बल्गेरिया पूरी तरह से एक तरह से रूस के बिल्कुल दरवाजे पर नेटो की फोर्सेस खड़ी रखी हुई है। तो ये मेरे ख्याल से सौदा करना चाहेंगे कि आप वापस वहां से खींचिए और हम यूक्रेन से बाहर निकल जाएंगे। मुझे लगता है कि उससे वही इनका पूरा खेल है पुतिन का, क्योंकि वो जानते हैं कि सीधे नेटो से भिड़ना तो रूस के लिए बहुत ही आत्मघाती होगा। जी सुधीर जी, तीसरे विश्व युद्ध की भी आशंका कुछ लोग जता रहे हैं। ऐसी आशंका प्रकट की जा रही है, सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद तीसरी बार ऐसे हालात बन रहे हैं जब ताकतवर देश प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आमने सामने हैं। आपको कोई ऐसी आशंका या संभावना नजर आती है या नहीं? देखिए मनोज जी, मैं कहना चाहता हूं कि जब इस प्रकार के युद्ध, जिस प्रकार के हथियार आजकल देशों के पास हैं और इतने नजदीक भिड़ जाते हैं, तो एक मिसकैलकुलेशन होने की संभावना तो हमेशा रहती है। बहुत इसका खतरा रहता है, इसलिए ही सभी देश इतने चिंतित हैं कि किसी प्रकार से वैसी चीज ना हो जाए जिससे एक युद्ध छिड़ जाए और एकदम से बात आउट ऑफ कंट्रोल चली जाए। मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे कि आपने सवाल पूछा कि वेस्टर्न कंट्रीज का अमेरिका क्या रिस्पॉन्स होता है इसके, फ्रॉम मैं मिलिट्री पॉइंट से बात करूंगा, पॉलिटिकल पॉइंट से मैं नहीं बात करूंगा। पॉलिटिकल पॉइंट से प्रोफेसर ने बड़ी अच्छी तरह बताया। मिलिट्री पॉइंट से सबसे पहले ये होता है कि एक तरह के हथियार और एडवाइजर्स को देना। एडवाइजर्स उन्होंने वापस ले लिए। अगर मिसाइल्स और हथियार वो यूक्रेन के पास वाले शहरों में तैनात करें या यूक्रेन तक पहुंचाएं, वो पहला फेज होगा। दूसरा फेज होता है कि नो फ्लाई जोन। इराक के अंदर अफगानिस्तान वार के अमेरिका ने एक नो फ्लाई जोन बना के एक बहुत तरह से उस चीज को कंट्रोल किया था। और नो फ्लाई जोन को करने के लिए अमेरिका और पूरी वेस्टर्न नेटो को अपनी एयरफोर्स, अपनी एयर डिफेंस को तैनात करना होगा, जिससे वो नो फ्लाई जोन बन जाए ताकि वो यूक्रेन के अंदर या यूक्रेन से आगे ना बढ़े। पर ये एक नेक्स्ट लेवल ऑफ कॉन्फ्रंटेशन है और नेक्स्ट लेवल ऑफ प्रोवोकेशन है। नो फ्लाई जोन के ऊपर फिर रशिया भी बहुत मजबूत है। इस प्रकार की बात होने के ऊपर दोनों का अगर हवाई युद्ध शुरू होता है
कुछ देश बात बढ़ती है तो ये कहाँ जाएगी इसके बारे में कोई कुछ कह नहीं सकता। पर मुझको उम्मीद है कि बहुत से देश, भारत इसमें शामिल है और चाइना इसमें शामिल है, जो रशिया के समर्थक है और रशिया की जो सेंसिटिविटी है उसको समझते हैं। क्यों रशिया को इस कोने में ले गए वेस्टर्न देश के, उसको पुश करते करते, तो ये लोग भी बीच में घुस के एक तरह का समाधान निकालेंगे। मुझको लगता है कि थोड़ा बात आगे बढ़ेगी, उसके बाद कुछ रुकेगी और धीरे धीरे डी एस्केलेशन होगा। इसको कुछ समय लग सकता है, 3 महीने 6 महीने में कह नहीं सकता, पर मैं उम्मीद करता हूं कि आगे महायुद्ध की तरफ ये बात ना बढ़े और ना बढ़ेगी। मेरी तो ये उम्मीद है, लेकिन इस सिचुएशन कुछ कहा नहीं जाता आगे क्या होगा। पर मैं समझता हूं कि ये आगे जाके रुकेगा और डी एस्केलेशन शुरू होगी और कुछ फ्रेंडली जर्मनी, फ्रांस, इंडिया, चाइना मिलके कुछ सिचुएशन बढ़ा सकते हैं कि आगे बात बढ़े और ये कुछ रशिया को गारंटीज मिले, कुछ सिक्योरिटी कंसर्न उनके अलग हो ताकि उस बात को करा जा सके। जी अनिल जी, अगर भारत के संदर्भ में मैं बात करूं, अपने देश के संदर्भ में बात करूं, तो भारत ने पूरी दुनिया से अपील की है शांति की और सभी पक्षों से संयम बरतने की भी अपील की है। लेकिन अगर अर्थव्यवस्था के लिहाज से देखा जाए, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पे इसके असर पड़ेंगे, शेयर बाजार गिरना शुरू हो चुके हैं। आप कैसे देखते हैं भारत की ऐसे में स्थिति को? कूटनीतिक दृष्टि से क्या स्थिति आप देख रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से दुनिया बटी हुई नजर आ रही है, ताकतवर देश बटे हुए नजर आ रहे हैं, उसमें भारत का जो स्टैंड रहा है उसकी प्रशंसा रूस ने भी की है, यूक्रेन भी भारत से उम्मीद कर रहा है मदद की। देखिए, भारत की जहां तक बात है तो आप देखें तो भारत हमेशा से इस तरह की परिस्थितियों में रहा है इंडिपेंडेंस के बाद से, और भारत ने ये डिफिकल्ट कंडीशंस जो बड़ी बड़ी पावर्स के बीच में है किस तरह वेट किए वो जानता है। लेकिन उसके अलावा दोनों ही हमारे रूस के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं, यूक्रेन के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं और अमेरिका के साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। तो इसमें आपकी सिचुएशन ये अगर कोई एक्सपेक्ट करे भारत से कि वो किसी की भी साइड लेगा ओपनली, तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक तरह का नेइविटी जिसको बोलते हैं वो होगी, क्योंकि भारत इस वक्त पीस के साथ खड़ा है। भारत चाहता है कि डी एस्केलेशन हो, क्योंकि जो भी ये एस्केलेशन अगर होता है या जिस तरह के आपने बताया कि इकोनॉमिक कंडीशंस या जिस तरह का इफेक्ट पड़ रहा है, ऑलरेडी तेल की कीमतें जो है $100 के ऊपर जा रही हैं। ये दोनों कंट्री मिलकर के 25% दुनिया का वीट पैदा करते हैं, तो गल्फ कंट्रीज में उधर सब जगह काफ़ी प्रॉब्लम्स के होने वाली है। वीट का मार्केट जो है इस वक्त काफ़ी हाई हो गया है, तो ये सारा के कंपाउंडिंग इम्पैक्ट होता है। तो इकोनॉमीज जो आज पेंडेमिक से बाहर निकल रही हैं उनके ऊपर काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट होगा। अब भारत दूसरे नंबर का ऑयल कंज्यूमर कंट्री है, तो आप समझ सकते हैं कि भारत की इकोनॉमिक कंडीशंस के ऊपर कितना असर पड़ेगा। दूसरी चीज़ यह है कि अगर मान लीजिए ये बात बढ़ती चली जाती है, नहीं सुधरती है, और ये सैंक्शंस जो यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका लगा रहे हैं, तो उसके बाद भारत की जो है के लिए एक प्रॉब्लम आएगी अमेरिका रूस के साथ में, जो डिफेंस इक्विपमेंट्स वगैरह को परचेज करने में और भी ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। अभी तो वो काटसा को किसी तरह हम लोग हैंडल कर पा रहे थे जो S-400 के संदर्भ में, लेकिन उसके बाद में और आएगी। तो भारत का भी इसमें डायरेक्ट इंटरेस्ट है कि किस तरह से डी एस्केलेट हो जाए। तो यही हमारे जो अभी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव न्यूयॉर्क में है आज सुबह, उन्होंने यही बात कही कि दोनों को जो है सिक्योरिटी कंसर्न्स दोनों ही देशों के देखने चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा खाली रशिया के या खाली यूक्रेन के, उन्होंने कहा कि दोनों के ही सिक्योरिटी कंसर्न्स को उसमें लेना चाहिए कंसिडरेशन में, और ये भी कहा है कि जल्दी से जल्दी जो है दोनों को डी एस्केलेट करना चाहिए, डिप्लोमेटिक सोल्यूशन मिलना चाहिए। तो ये चीज़ें, इसके अलावा और कुछ चारा नहीं है। लेकिन अभी चूंकि एक सुपर पावर है रशिया, तो वो उसका अपना एक गेम प्लान है और उस गेम प्लान के हिसाब से ही वो चल रहा है। जी, जाहिर सी बात है, भारत ने हमेशा वैश्विक शांति की बात की है, मानव कल्याण की बात की है। प्रोफेसर श्रीराम जी, मैं एक बात आपसे और समझना चाहता हूं, कूटनीतिक दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण है कि अचानक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान जब यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध शुरू हो गया है तो वो मॉस्को क्यों पहुंच गए? इसके पीछे क्या खेल है? देखिए मनोज जी, वैसे ये कह रहे हैं कि पहले पूर्व निर्धारित था, और एक तरह से रूस ये भी दिखाना चाहता है कि सब कुछ अंडर कंट्रोल है, और जो आवाजाही होना चाहिए विदेशी नेताओं को, वो चलना चाहिए, और हम पूरी तरह से नियंत्रण में हैं यूक्रेन में। तो एक तरह से ये दिखाने, और रही बात इमरान खान, वो तो देखिए रूस से थोड़ा बहुत छोटे मोटे हथियार वगैरह उन्होंने खरीदे हैं पहले, तो उससे ज्यादा कोई बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला है। बल्कि एक चीज ये है कि चीन और रूस के बीच में जो अभी जो निकटता
जी, बढ़ती ये गई एक है महत्वपूर्ण सामरिक पहलू है निकटता इसका। पश्चिमी विरोध के कारण, वो उसमें एक छोटा सा प्यादे की तरह इमरान खान कोई छोटा सा एक किरदार निभाने की शायद कुछ चेष्टा कर रहे हैं। लेकिन एक चीज और है मनोज जी, दर्शकों को जानना चाहिए कि हमें अंदेशा है कि पश्चिमी जो देश हैं, हम यूएस के साथ हमारी सामरिक साझेदारी है, ये भटक ना जाए यूरोप में, और जिसकी वजह से मतलब उनकी जो पूरी ऊर्जा है, उनकी जो पूरी सैन्य शक्ति है, उनकी पूरी जो रणनीति है, वो यूरोप पे केंद्रित ना हो जाए, ताकि वो इंडो पैसिफिक से भटक जाए। ये खतरा है हमें। इंडो पैसिफिक में चीन का प्रतिबार हमें करना है, ये सबसे बड़ा हमारी समस्या है चीन। तो इसको कैसे रोका जाए, इसमें हम चाह रहे थे कि यूरोप के देश और अमेरिका मिलकर आकर सब इंडो पैसिफिक में हमारे साथ एक बहुपक्षीय एक साझेदारी करें, जिससे कि चीन को हम धकेल सकते हैं पीछे। लेकिन अगर जितनी गहराई तक ये लोग रूस में उलझ जाते हैं, यूक्रेन में उलझ जाते हैं, पोलैंड, रोमानिया, इस तरह से चीज जो पूर्वी यूरोप में अगर उलझ जाते हैं, तो खतरा है हमें कि एक और बार जो सबसे बड़ा वैश्विक शक्ति के तौर पर उभर रहा है वो चीन है, वो रूस नहीं है। चीन की अर्थव्यवस्था रूस के मुकाबले 5 से 6 गुना बड़ी है, और उसकी जो मिलिट्री स्पेंडिंग है वो रूस से 5 गुना बड़ी है। तो चीन जिस तरह से एक भीमकाय अवतार लेके उतरा है, उसको रोकना बहुत आवश्यक है। इसीलिए भी हम यही कह रहे हैं कि रूस के साथ कोई सुलह कर लीजिए, समझौता कर लीजिए, वही बेहतर है। वरना पश्चिमी देश अगर एक और शीत युद्ध लड़ेंगे रूस के साथ, तो चीन यहाँ पर बिल्कुल खाली हाथ हो जाएंगे, और फिर उसका देखिए कितना सत्यानाश होगा पूरे एशिया में, जो हम नहीं चाहेंगे। कि जो बैलेंस है, जो संतुलन है, शक्ति संतुलन हम बना पाए चीन के विरुद्ध, वो पूरा हमारा जो है किया कराए पे पानी फिर जाएगा। इसलिए हम नहीं चाहते कि यूक्रेन का जो विवाद हो वो और बढ़े। हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द इसको निपटा जाए, ताकि वापस हम अपने पश्चिमी मित्रों के साथ मिलकर चीन पर लगाम डालें। जाहिर सी बात है, चीन और ताइवान के जो रिश्ते हैं उसको लेकर भी सवाल उठता है। जाहिर सी बात है कि युद्ध जो शुरू हुआ है रूस और यूक्रेन के बीच, जो संकट है उसके चलते अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कई पहलू ऐसे हैं जिनको लेकर सवाल उठ रहे हैं, जो गंभीर मुद्दा हैं। खास तौर से अगर मैं बात करूं तो इसमें वैश्विक शांति का बहुत बड़ा एक मुद्दा उभर के सामने आया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्दी ही ये संकट के बादल छटेंगे और विश्व में शांति होगी। आप तीनों ने संसद टीवी से बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।